हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.3। इसका पहला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट एन अर्न कंटेन्स 5 रेड बॉल। एक अर्न जो है वो 5 रेड बॉल को कंटेन कर रहा है और 5 ब्लैक बॉल को कंटेन कर रहा है। टोटल बॉल हमारे पास कितनी हो गई? 10 बॉल्स हो गई। अब बॉल इज ड्रॉन एट अ रैंडम। एक बॉल जो है उसने पिक करी है, एक है चाहे दो है वो हमने बताया, इसने बताया नहीं है, बट इसने यही कहा है कि अ बॉल इज ड्रॉन। तो यहाँ पे क्वांटिटी नहीं लिखी हुई है, इसका मतलब एक ही बॉल जो है वो ड्रॉ करी गई, निकाली गई है। इट्स कलर इज नोटेड एंड इट रिटर्न्स टू द अर्न। यहाँ पे ये बोला गया है थर्ड लाइन में कि उसने जो है वो कलर को नोटिस किया है और नोटिस करने के बाद उसने उस बॉल को वापस पुट कर दिया है अर्न के अंदर। मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुटेड। जो 2 एडिशनल बॉल्स है वो उस जो बॉक्स है उसमें वापस पुट कर दी गई है। पुट इन द अर्न एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। देन हमारी जो बॉल है वो वापस से ड्रॉन की गई है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड बॉल इज रेड। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आपकी सेकेंड बॉल है वो क्या है? आपकी रेड बॉल है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में बोला गया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द टोटल बॉल इज 10। टोटल बॉल हमारे पास 10 है, उसमें से रेड का कलेक्शन हम डिनोट करेंगे E1 से और ब्लैक का कलेक्शन हम डिनोट करेंगे E2 से। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 विच इज इक्वल्स टू, हमारे पास रेड बॉल कितनी है? 5 है और टोटल बॉल कितनी है? हमारे पास 10 है। यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा? 1/2। इसी तरीके से हमारे पास P नेक्स्ट क्या गिवन है कि ब्लैक बॉल कितनी है? E2 से डिनोट कर रहे हैं, ब्लैक बॉल भी कितनी है? हमारे पास 5 है और टोटल बॉल कितनी है? 10 है। तो 5/10 विच इज इक्वल्स टू 1/2। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था कि लेट द फर्स्ट बॉल इज ऑफ अ रेड बॉल। हम मान लेते हैं कि जो पहली बॉल है वो क्या है? हमारी रेड बॉल है और सेकंड बॉल जो है वो भी क्या है? हमारी रेड बॉल है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल बॉल। तो प्रोबेबिलिटी टोटल बॉल की क्या होगी वो देखिए आप लोग। द टोटल बॉल्स आर 5 + 2। क्योंकि 2 किस लिए? क्योंकि वहां पे क्या बोला गया है कि 2 बॉल जो है वो ऐड की गई हैं और वो दोनों बॉल क्या है? हमारे पास रेड है, ऐसी प्रोबेबिलिटी है। तो जो 2 बॉल उसने ऐड करी हैं तो 5 + 2 ही होगा, क्योंकि 5 की टोटल बॉल रेड कलर की कौन सी है? 5 बॉल्स हैं, तो 5 बॉल को हम 2 से ही ऐड करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? हमारे पास 7 आएगा। अब इसके बाद बच क्या रहा है? हमारे पास ब्लैक बॉल बच रही है। 7 के बाद ब्लैक बॉल कितनी है? 5 है। तो यहाँ पे हम टोटल बॉल के लिए लिखेंगे 7 + 5 विच इज इक्वल्स टू 12। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, उसने कहा है कि दोनों की दोनों बॉल्स जो है वो क्या होनी चाहिए? रेड बॉल्स होनी चाहिए। तो PR/E1 विच इज इक्वल्स टू 7/12 एंड PR/E2 विच इज इक्वल्स टू 5/12। यहाँ पे 7 आया है, यहाँ पे 5 आया है, इस पे कंफ्यूज हो रहोगे ना। तो देखो 7 इसलिए आया बिकॉज मैंने क्या कहा कि टोटल कलेक्शन कितना है? 7। 5 और 2 बॉल्स को ऐड करेंगे तो कितना कलेक्शन है हमारे पास? 7। सेकेंड बॉल जो है वो उसने किस में से देखी होगी? 5 में से ही देखी होगी सेकेंड बॉल, जो कि क्या थी? रेड थी। तो एक बार हमने 5 में से देखा कि एक कलेक्शन हमारा क्या है? रेड बॉल का है, उन बॉलों के अंदर जो रैंडमली ड्रॉ करी गई हैं, और एक कलेक्शन रेड बॉल है किसमें से? 7 में से, जो कि 5 के साथ जब 2 बॉल और ऐड हुई है तब जाके जो कलेक्शन आया उसकी प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे इसलिए 7/12 आया, यहाँ पे 5/12 आया। क्लियर हो गया? एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ। क्वेश्चन में ये बोला गया था कि आपके पास जो है 2 बॉल्स हैं, उसमें से पहले उसने ये कहा कि रैंडमली कोई भी एक बॉल निकाली गई। उसके बाद उसने ये कहा कि उसका कलर नोटिस किया गया और उस जो बॉल है उसको वापस पुट कर दिया गया उसी अर्न में। देन नेक्स्ट चीज़ उसने ये बोली है कि 2 बॉल जो है वो ऐड हुई हैं, जो कलर्स हैं उसको ध्यान में नहीं देखा गया था, उसने बस 2 बॉलों को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद वो ये कह रहा है कि फिर रैंडमली 2 बॉलों को वापस से पिक किया गया है और आपको ये बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो सेकंड बॉल है वो रेड है? मतलब पहली बॉल भी वो कह रहा है कि रेड है और सेकंड बॉल भी वो रेड है। क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी? तो हमने ये लिखा है कि द फर्स्ट बॉल इज रेड। हम मान लेते हैं कि पहली बॉल भी रेड थी और सेकंड बॉल भी रेड है। ठीक है, ये फर्स्ट वाली बॉल जो है वो हमने एज्यूम करी है और सेकंड वाली बॉल रेड है, इसकी प्रोबेबिलिटी तो हमको पूछी ही है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अब यहाँ पे मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा टोटल रेड बॉल्स कितनी होंगी। उसने कहा कि 5 रेड बॉल्स तो ऑलरेडी थी हमारे पास और 2 रेड बॉल्स उसने और ऐड करी हैं। कलर क्या था वो उसने नहीं बोला है, लेकिन उसने लास्ट में यही कहा है कि सेकंड बॉल की प्रोबेबिलिटी रेड ही होनी चाहिए, इसलिए हमने 5 के साथ में ही 2 को ऐड किया है रेड बॉल की कलेक्शन में। तो टोटल कितनी हो गई? 7 हमारे पास रेड बॉल हो गई है। अब टोटल बॉल्स कितनी हुई? 7 हमारे पास रेड बॉल है, 5 हमारे पास ब्लैक बॉल है, विच इज इक्वल्स टू 12। टोटल कलेक्शन 12 हो गया। अब देखो R/E1 विच इज इक्वल्स टू 7/12। पहली प्रोबेबिलिटी कि वो बॉल जो है वो किस में से हो? 7/12 में से हो। कोई सी भी प्रोबेबिलिटी हम ऐसे देखते हैं ना कि पहली कंडीशन यही है कि रेड बॉल में से ही हमारा कलेक्शन हो। सेकेंड प्रोबेबिलिटी क्या है? हमारा जो ब्लैक बॉल है 5 उसमें से हो। एक तो हमारी प्रोबेबिलिटी रेड बॉल से, एक प्रोबेबिलिटी हमारी ब्लैक बॉल से। तो इसलिए हमने एक प्रोबेबिलिटी रेड बॉल से देख ली, एक प्रोबेबिलिटी हमारी ब्लैक बॉल से देख ली कि ब्लैक बॉल में भी क्या पता रेड बॉल जो है वो पुट कर दी गई हो।
समझ रहे हैं ना आप कि ब्लैक बॉल में भी रेड बॉल पुट की जा सकती है, इसलिए हमारी प्रोबेबिलिटी एक 7 है, एक प्रोबेबिलिटी हमारी 5 है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो आप सभी को। अब हमारी थ्योरम क्या होती है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी PA which is equals to PE with multiplication of PA upon E1 plus PE2 with multiplication of PA upon E2 and so on to PEN and PA upon EN। तो देखिए आपके पास कितने कलेक्शंस है, 2 कलेक्शंस है, तो PR which is equals to PE1 PR अपॉन E1 प्लस PE2 PR अपॉन E2। हमारे पास E1 की वैल्यू क्या है 1/2, R अपॉन E1 की वैल्यू क्या है 7/12 प्लस E2 की वैल्यू क्या है 1/2 एंड R अपॉन E2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 5/12 है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 7/24, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/24, इसको हम एलसीएम लेंगे 24, 7 + 5 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 12/24, कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 6/12, अगेन कैंसिल आउट होगा तो क्या आएगा 3/6, फिर से कैंसिल आउट होगा तो क्या आएगा हमारा 1/2। तो टोटल रेड बॉल्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है हमारे पास 1/2 है। इतना क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अ बैग कंटेन 4 रेड बॉल्स एंड 4 ब्लैक बॉल्स। अब यहाँ पे वहाँ पे कितना बोला गया था 5 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल्स, बट यहाँ पे बोला गया है कि 4 रेड बॉल है और 4 क्या है ब्लैक बॉल्स है। अनादर बैग कंटेन्स, एक बैग ने इतना कंटेन किया है, दूसरी जो बैग है उसमें 2 रेड बॉल्स है और 6 ब्लैक बॉल्स है। वन ऑफ द 2 बैग इज सिलेक्टेड, इन दोनों में से कोई एक बैग जो है वो सिलेक्टेड हुआ है एट द रैंडम एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग, और जो बॉल है वो उस बैग में से निकाली गई है विच इज फाउंडेड टू बी रेड, और वो क्या फाउंड हुई है कि वो बॉल जो है वो क्या है रेड है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बॉल। हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो बॉल पुट हुई है, जो रेड बॉल हमारी निकली है वो किस में से निकली है, फर्स्ट बैग में से निकली है। ये प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। एक चीज़ और, हमें जो भी बोला गया वो किसके लिए बोला गया, रेड बॉल के लिए, क्योंकि जो बॉल निकली है वो क्या है हमारे पास रेड है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए। P रेड विच इज इक्वल्स टू PE एंड P ब्लैक विच इज इक्वल्स टू PE2। हमने रेड को PE1 से डिनोट किया है और ब्लैक को PE2 से डिनोट किया। E1 क्या है टोटल बॉल्स, जो कि क्या है हमारे पास 4 + 4 विच इज इक्वल्स टू 8। ये किसके लिए, हमारे लिए रेड बॉल के लिए है। हमारे पास रेड बॉल से कितनी है, एक 4 है और एक कितनी है हमारे पास 8 है। यहाँ पे हमारी रेड बॉल, यहाँ पे हमारी ब्लैक बॉल। सिमिलरली ये रेड बॉल, ये ब्लैक बॉल, ये फर्स्ट बैग की है कंडीशन, ये सेकेंड बैग की कंडीशन है। ओके, फर्स्ट बैग की कंडीशन कितनी है टोटल बॉल्स की 4 + 4 विच इज इक्वल्स टू 8। सेकेंड बॉल की कंडीशन क्या है हमारे पास, सेकेंड बैग में कितने रेड और कितने ब्लैक है, 2 रेड बॉल्स है और कितनी ब्लैक बॉल्स है, 6 ब्लैक बॉल्स है विच इज इक्वल्स टू टोटल 8। दोनों का टोटल कलेक्शन कितना है हमारे पास 8 आ रहा है। हमें प्रोबेबिलिटी क्या बोलेगी कि जो आपके बैग में से बॉल निकली है वो क्या है रेड है, तो मतलब हम किसके अपॉन में हमारा कलेक्शन लेंगे 4 और 2 के, क्योंकि बात तो सिर्फ और सिर्फ रेड की जा रही है ना। तो हम पहले क्या करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी बनाएंगे जो कि क्या होगी 4 और 2 के बिलोंग में हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो कंसिडर्ड होगी। देखिए आपका जो फर्स्ट बैग है वो क्या प्रोबेबिलिटी कंसिडर कर रहा है, PR अपॉन E1 विच इज इक्वल्स टू 4/8, कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा 1/2। सेकेंड बैग जो है वो क्या प्रोबेबिलिटी कंसिडर कर रही है रेड बॉल के लिए 2/8 विच इज इक्वल्स टू 1/4। यहाँ तक सबको क्लियर है। इसके बाद हमारा फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, बायस थ्योरम। हमारा बायस थ्योरम क्या फॉर्मूला है उसका, PE1 अपॉन R which is equals to PE1 with multiplication of PR upon E1 upon PE1 PR upon E1 plus PE2 PR upon E2। वैल्यूज को पुट कर देंगे। E1 की वैल्यू क्या है 1/2, R upon E1 की वैल्यू क्या है 1/2। फिर यहाँ पे भी सेम चीज़ लिखी जाएगी, यहाँ पे PE2 की वैल्यू है 1/2 विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ R अपॉन E2 विच इज़ 1/4। यहाँ तक क्लियर है। मल्टीप्लाई कीजिए क्या आएगा 1/4 अपॉन 1/4 प्लस 1/8। सॉल्व करेंगे 1/4/2 प्लस 1/8। इतनी चीज़ क्लियर है। अब यहाँ पे 2 + 1 इज 3, तो 1/4 3/8 यहाँ पे डिवाइड की टर्म में है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे 1/4 मल्टीप्लाई विथ 8/3, 1 ज़ा एंड 2 ज़ा, तो हमारा आंसर क्या आ गया 2/3। बस इतना ही आपको करना था। नंबर 3 देखिए आप लोग, ऑफ द स्टूडेंट इन अ कॉलेज इट इज़ नोन दैट 60% रिसाइड इन हॉस्टल। 60% जो है वो हॉस्टल में है एंड 40% आर डे स्कॉलर नॉट रिसाइडिंग इन अ हॉस्टल। वो हॉस्टल में नहीं है, वो स्कॉलर के द्वारा आए गए हैं। और यहाँ पे क्या है, प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट दैट 30% ऑफ स्टूडेंट ऑफ ऑल स्टूडेंट हु रिसाइड इन द हॉस्टल अटेंड ए। वो किस में अटेंड कर रहे हैं, ए में अटेंड कर रहे हैं, ए ग्रेड में रिसेंट कर रहे हैं। अब सेकेंड चीज़ क्या है, एंड 20% ऑफ अ डे स्कॉलर अटेंड ए ग्रेड इन देयर एनुअल एग्जामिनेशन।
और 20% जो है वो स्कॉलर हैं जो कि क्या ग्रेड अटेंड कर रहे हैं, ए ग्रेड अटेंड कर रहे हैं किसमें, एनुअल एग्जाम में। एट द एंड ऑफ द ईयर में वन स्टूडेंट इज चूजेस एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज एंड ही हैज़ एन अ ग्रेड ए। एक स्टूडेंट जो है उसने रैंडम कॉलेज को चूज़ किया जिसमें से हमारा ग्रेड क्या है, ग्रेड ए में से चूज़ किया है उसने, चाहे वो हॉस्टल की बात हो चाहे वो स्कॉलर की बात हो। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इन अ हॉस्टलर, क्या प्रोबेबिलिटी कि वो जो स्टूडेंट है जो ग्रेड ए लेके आया है वो क्या रहा हो, हॉस्टलर रहा हो, ये प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है। हॉस्टल को हम E1 से कंसिडर कर रहे हैं, स्कॉलर को हम E2 से कंसिडर कर रहे हैं। PE1 के लिए देखिए हमारे पास हॉस्टलर की बात कितनी की गई थी, 60%। 60% मतलब 60/100, कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा, 3/5। इसी तरीके से हमारे पास स्कॉलर के लिए कितने बच्चे हैं, 40% है। 40% मतलब 40/100, कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा, 2/5। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 विच इज इक्वल्स टू, क्या गिवन है हमारे पास, 30% गिवन है। 30% मीनिंग होता है 30/100, कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा, 3/10। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 क्या है, स्कॉलर के लिए है, विच इज इक्वल्स टू कितना परसेंट हमें गिवन है, क्वेश्चन में 20% गिवन है, तो 20/100 कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा, 1/5। अब हमें क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, हॉस्टलर की। हॉस्टलर हम किससे मान रहे हैं, E1 से, ठीक है। तो हम प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करेंगे, E1 अपॉन ए की। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन ए विच इज इक्वल्स टू PE1 विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ PA अपॉन E1 अपॉन PE1 PA अपॉन E1 प्लस PE2 PA अपॉन E2। वैल्यूज को पुट कर दीजिए, 3/5 मल्टीप्लाई विथ 3/10 एंड 3/5 मल्टीप्लाई विथ 3/10 प्लस 2/5 मल्टीप्लाई विथ 1/5। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। मल्टीप्लाई के लिए 3 × 3 इज 9, 5 का 10 से मल्टीप्लाई 50, सेम चीज़ यहाँ पे लिखी जाएगी। 2 और 5, तो 5 से कितना होता है, 25, तो 2/25 एलसीएम लेंगे। ऊपर साइड तो 9/50 एज इट इज, नीचे हमने एलसीएम लिया तो क्या आया, 9 + 4/50। यहाँ तक किसी कोई कंफ्यूजन नहीं है। डिवाइड से टर्म को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, 9/50 मल्टीप्लाई विथ 50/50, 50 से 50 कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या आया, 9/13। बस यही आपका आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट, हमारा जो क्वेश्चन है वो आंसर किया गया है किसमें से, मल्टीपल चॉइस टेस्ट में से। अ स्टूडेंट आइदर नोन द आंसर और गेस। अब स्टूडेंट को वो आंसर याद था या उसने गेस किया, ये चीज़ फिक्स नहीं है, ठीक है। लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोन्स द आंसर। 3/4 प्रोबेबिलिटी है कि उसको आंसर पता था, एंड 1/4 भी द प्रोबेबिलिटी दैट द क्वेश्चन इज देन द आंसर इज गेस। एक प्रोबेबिलिटी है 3/4 कि उसको आंसर पता था, अनदर प्रोबेबिलिटी कि उसने गेस किया है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4 है। एज्यूमिंग दैट अ स्टूडेंट हु गेस एट द आंसर विल बी करेक्ट, क्या ऐसा हम प्रोबेबिलिटी एज्यूम करते हैं कि जो उसने आंसर गेस किया वो क्या है, हमारा एकदम करेक्ट है, विद द प्रोबेबिलिटी 1/4। किस प्रोबेबिलिटी के साथ वो करेक्ट है, 1/4 की प्रोबेबिलिटी के साथ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोन्स द आंसर, क्या प्रोबेबिलिटी है कि स्टूडेंट को वो आंसर पहले से पता था। गिव दैट ही हैज़ एन इट अ करेक्ट आंसर, हमें उसने ये कहा है कि आपको रीज़न बताना है कि वो जो है आंसर एकदम करेक्ट था, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। दो कंडीशन में गिवन थी, एक कंडीशन ये थी कि एक MCQ था, उसका आंसर किसी स्टूडेंट ने दिया है, उस स्टूडेंट ने जो आंसर दिया है उसकी दो प्रोबेबिलिटी है, या तो उसको आंसर पहले से आता था या तो उसने आंसर गेस करके दिया है। गेस करने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है, 1/4, और आंसर उसको पता था, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4। उसके बाद उसने ये कहा कि आंसर जो करेक्ट है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4 है। देन उसने ये कहा कि हमें वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि स्टूडेंट को वो आंसर पहले से पता था और वो आंसर एकदम करेक्ट है, ये प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। तो लेट E1 इज़ द इवेंट ऑफ नोन आंसर। E1 जो है वो हमारा डिनोट करता है किसके लिए, कि उसको आंसर पता था, और E2 किसके लिए डिनोट कर रहे हैं हम लोग, कि उसने आंसर जो है वो क्या किया, गेस किया, उसको पहले से आंसर नहीं पता था। लेट A इज़ द इवेंट दैट आंसर इज़ करेक्ट, हम मान लेते हैं कोई भी, आप A की जगह पे B C D कुछ भी मान सकते हैं, हमें बस एक एक्स्ट्रा इवेंट को कंसिडर करना रहता है कि हाँ उसने क्वेश्चन में बोला ना जैसे कि आंसर करेक्ट था, अगर इसी की जगह ये बोला होता कि आंसर इनकरेक्ट था, तब भी हम उसको A की इवेंट की इक्वल ही लिखते। A लिखो, R लिखो, S लिखो, उससे कोई मतलब नहीं है, हमने बस A मान लिया है कि A इज़ द
प्रोबेबिलिटी दैट आंसर इज करेक्ट। ए प्रोबेबिलिटी है कि आंसर जो है वो हमारे पास करेक्ट है। तो PE1 विच इज इक्वल्स टू कितना गिवन है हमें 3/4 एंड PE2 वो कितना गिवन है हमें 1/4। ये प्रोबेबिलिटी है किसकी कि हमें आंसर पता था, ये प्रोबेबिलिटी है कि उसने आंसर गैस करके दिया है। अब देखो PA/E1 विच इज इक्वल्स टू A/E1 की प्रोबेबिलिटी मतलब आंसर उसको पता था, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1% है। मतलब हमारी जो आंसर होने की प्रोबेबिलिटी वो कितनी है 1 है, और आंसर गैस करके उसने जवाब दिया उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4 है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब हमारा फॉर्मूला क्या है PE1/A विच इज इक्वल्स टू PE1 विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ PA/E1 अपॉन PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2। आपको पता है E1 क्या होता है कि उसका जो आंसर था वो उसको पहले से पता था, हमको वही प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि उसको जो है वो आंसर पता था उस स्टूडेंट को, और साथ ही साथ में वो आंसर क्या था करेक्ट था। तो उसका फॉर्मूला तो यही होगा 3/4 विथ मल्टीप्लाई विथ 1 अपॉन 3/4 मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई विथ 1/4। अब यहाँ पे देखिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ आएगा, यहाँ पे भी सिमिलर, और 4 का 4 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 16। 3/4 अपॉन 12 प्लस 1/16 एलसीएम लिया है, सॉल्व किया है। इसके बाद डिवाइड के फॉर्म में था, मल्टीप्लाई में चेंज करिए 34 3/4 मल्टीप्लाई विथ 16/30। इसमें हम देखिए कैंसिल आउट क्या हो रहा है, ये और ये हो रहा है, 3 4 12/13, ये आपका आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की साइड। A laboratory blood test is 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग। देखिए उसने ये कहा है कि आपका जो ब्लड टेस्ट हुआ है लेबोरेटरी में उसने 99% इफेक्टिव है, और ये क्या दूसरा क्या बोला गया इन अ डिटेक्टिंग a certain disease when it is in a fact present, however test also yet a false positive result। क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने जो है वो क्या किया है फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट हमें दिया है, फॉल्स पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट उसने दिया, और अगर फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट है तो वो कितना है 0.5% ऑफ द हेल्दी पर्सन। हेल्दी पर्सन से कितना है 0.5% है टेस्ट करने पे। If a healthy person is tested, then with the probability 0.005, the test will imply he was the disease। अगर वो टेस्ट जो है वो implies आता है तो जो पर्सन है उसको क्या है डिजीज़ है। इसके बाद उसने बोला है कि if 0.1% of the population actually has the disease, अगर 0.1% जो है वो पॉपुलेशन में से उसमें से 0.1% लोगों को क्या है वो डिजीज़ है एक्चुअली, what is the probability that a person has a, क्या प्रोबेबिलिटी की जो पर्सन है उसको क्या है डिजीज गिव्स दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। जो उसने टेस्ट दिया है पर्सन ने उसको जो प्रोबेबिलिटी क्या है कि उसको जो डिजीज़ है वो पॉजिटिवली आए, मतलब कि हाँ उस पर्सन को डिजीज़ हो ये बात पॉजिटिव रहे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है इसने यहाँ पे लिखा है। देखो प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज़ द डिजीज़ गिवन दैट हीज टेस्ट रिजल्ट इज़ पॉजिटिव। जो उसने डिजीज़ के लिए टेस्ट दिया है चेक करने के लिए हम देते हैं ना अपने आप का ब्लड देते हैं, तो वो जो ब्लड उसने दिया है चेक करने के लिए कि क्या उसको ये डिजीज़ है या नहीं है, उसका जो रिजल्ट है वो क्या आना चाहिए पॉजिटिव आना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी वो हमसे पूछ रहा है। E1 which is equals to event for the disease person, E2 which is equals to event for the non disease person। हमने E1 को disease person से डिनोट किया है, E2 को non disease person से डिनोट किया है। ओके वी नो दैट A इज़ अ इवेंट फॉर द पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट। हमने बताया जो प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करने के लिए बोली जाएगी ना उसी को आपको कंसिडर करना है। तो हमने यहाँ पे E की जगह कोई भी अल्फ़ाबेट आप यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे A ही यूज़ किया है। A इज़ द इवेंट फॉर द पॉजिटिव रिजल्ट। A क्या है हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट का इवेंट है। अब देखिए E1 क्या है, E1 ये कहता है कि जो डिजीज़ वाले पर्सन है वो E1 है, और कितने हैं डिजीज़ वाले पर्सन अगर पूरे वर्ल्ड की कंपैरिजन की जाए तो 0.1% है। 0.1% का मतलब 0.1/100 विच इज़ इक्वल्स टू 0.001। सेकेंड कंडीशन देखिए PA/E1 विच इज़ इक्वल्स टू, ये भी मैं क्वेश्चन में गिवन है कितना है 99%। 99% का मतलब 99/100 विच इज़ इक्वल्स टू 0.99। PE2 which is equals to 1 minus 0.001 which is equals to, अब 1 क्या है 1 जो है वो आपका टोटल कलेक्शन है। टोटल कलेक्शन मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी 0 से कहाँ तक जाती है 1 तक ही जाती है ना, तो आपका टोटल प्रोबेबिलिटी का कलेक्शन कहाँ तक है 1 तक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस टोटल में से जो कि कितना है 0.001 विच इज़ इक्वल्स टू 0.999, क्योंकि उसने कहा है कि जिनको डिजीज़ नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ कितने पर्सन है इतने में से। तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी होती है, हमारी प्रोबेबिलिटी टोटल कितनी रहती है 0 से 1 के बीच में रहती है, 1 के इक्वल और 0 से ग्रेटर, यही हमारी प्रोबेबिलिटी होती है ना। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है 1 माइनस 0.001 विच इज़ इक्वल्स टू 0.999। क्लियर हो गया किस तरीके से आया है।
पी ए अपॉन ई टू विच इज़ इक्वल्स टू, हमारे पास इसकी भी परसेंटेज गिवन है, क्या है 0.5% विच इज़ इक्वल्स टू 0.5 अपॉन 100 विच इज़ इक्वल्स टू 0.005। ये आपकी प्रोबेबिलिटी है किसकी, डिजीज़, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि वो डिजीज़ ना हो और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि वो डिजीज़ हो। फॉर्मूला क्या है, पी ई वन अपॉन ए विच इज इक्वल्स टू पी ई वन मल्टीप्लाई विथ पी ए अपॉन ई वन अपॉन पी ई वन पी ए अपॉन ई वन प्लस पी ई टू प्लस पी ए अपॉन ई टू विथ मल्टीप्लीकेशन। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास सारी वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ को बस पुट कर देंगे क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी किसकी देखनी है कि वो उसको क्या हो, डिजीज़ हो, पॉजिटिव आनी चाहिए रिपोर्ट, तो डिजीज़ होने की कंडीशन देखनी है। तो देखिए वैल्यूज पुट करी तो 0.001 मल्टीप्लाई विद 0.99 अपॉन 0.001 मल्टीप्लाई विद 0.99 प्लस 0.999 मल्टीप्लाई विद 0.005। सॉल्व करेंगे 0.00099 अपॉन 0.00099 प्लस 0.004995, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 0.005985। अब यहाँ पे देखिए हम पॉइंट को हटाएंगे तो कैसे हटेंगे, हमारे पास 0.99 मल्टीप्लाई विथ 1000 एंड 5985 मल्टीप्लाई विथ 100, 100 से 100 कैंसिल, क्या बच रहा है 1990 अपॉन 5985। इसको थोड़ा सा कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा 198 अपॉन 1197। इसको अगेन कैंसिल आउट करेंगे तो क्या रहा है हमारे पास 22 अपॉन 133। ये आपका आंसर, इतनी प्रोबेबिलिटी है कि जो पर्सन्स हैं उनको डिजीज़ है और वो पॉजिटिव रिपोर्ट आई है उनकी। नंबर 6 है आपका, देयर आर 3 कॉइन्स, वन इज अ 2 हेड कॉइन। यहाँ पे 3 कॉइन्स हैं हमारे पास, उसमें से एक कॉइन जो है उसमें 2 हेड आए हैं, हैविंग हेड ऑन बोथ फेस, उनके दोनों फेसेस पे हेड है। एक कॉइन जो होता है ना उसमें एक साइड हेड और एक साइड टेल होता है, लेकिन उसने ये कहा है कि जो कॉइन हमारे पास है, एक कॉइन ऐसा है जिसमें दोनों साइड क्या है, सिर्फ हेड ही हेड है, टेल नहीं है। अनादर इज अ बाइज्ड कॉइन, अनादर क्या है, बाइज्ड कॉइन है, बाइज्ड मतलब 2 कॉइन्स हैं, दैट कम्स अप अ हेड, जो कि क्या है उसमें हेड आ रहा है 75% ऑफ द टाइम, 75% उसमें क्या आता है, हेड ही आता है। एंड थर्ड इज अ अनबाइज्ड कॉइन, और थर्ड जो है वो अनबाइज्ड कॉइन है, और उसमें क्या कंडीशन है, वन ऑफ द 3 कॉइन इज चूजन एट द रैंडम, उन सारे कॉइन में से 3 कॉइन्स जो हैं वो चूज़ किए गए हैं रैंडमली, अब हमें पता नहीं कि वो कॉइन्स कौन कौन से थे। एंड टॉस्ड इट शोज हेड, और जब उसको टॉस किया गया तो उसमें से क्या दिख रहा है हमें, सिर्फ और सिर्फ हेड दिख रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द 2 हेड कॉइन, क्या प्रोबेबिलिटी कि वो जो हेड आया है वो 2 हेड कॉइन में से, 2 हेड कॉइन में से मतलब पहले ही क्वेश्चन में कहा था कि आपके पास 3 कॉइन्स है, उस 3 कॉइन्स में से एक कॉइन ऐसा है जिसमें दोनों साइड क्या है, हेड फेसेस है, मतलब दोनों के दोनों साइड हेड है। तो वही उसने कहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो 3 कॉइन्स हमारे पास है उसमें से जब आपने एक कॉइन को टॉस किया तो उसमें से क्या निकल के आया, हेड निकल के आया। तो ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी कि वो जो हेड निकल के आया वो वही कॉइन है जिसमें दोनों साइड क्या था, बोथ फेसेस में हेड था। ये प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। देयर आर 3 कॉइन्स E1 E2 एंड E3, हम 3 इवेंट्स कंसिडर करेंगे, कौन से, E1 E2 और E3 को कंसिडर करेंगे। PE1 विच इज इक्वल्स टू PE2 विच इज इक्वल्स टू PE3 विच इज इक्वल्स टू 1/3। टोटल जो हमारे पास कॉइन्स है वो कितने हैं, 3 हैं। उस 3 में से हमारे पास प्रोबेबिलिटी किसकी देखनी है, हमें हेड की देखनी है। हेड कितना होता है हमारे पास, 1 ही होता है किसी भी कॉइन में। अगर हम हेड की बात करें तो वो कितना होता है, हमेशा 1 होते हैं, 1 हेड और 1 टेल होते हैं, तो तीनों कॉइन्स में एक ही एक हेड आएगा। बट यहाँ पे उसने ये भी बोला है ना कि PE1 क्या है हमारे पास, PE1 का मतलब है कि एक कॉइन जिसके दोनों साइड में क्या होगा, हमारा हेड फेस होगा। तो हेड फेस का क्या मतलब हुआ कि एक कॉइन ऐसे जिसके दोनों फेस पे हेड हो, बट बाकी कॉइन्स तो ऐसे है ना जिसके एक ही साइड में हेड आता है, तो इसलिए हमने ओवरऑल को सबको किसके इक्वल लिखा, 1/3 के इक्वल लिखा। अब हम धीरे धीरे एक एक कंडीशन को वेरीफाई करेंगे। वन इज अ 2 हेडेड कॉइन, वन जो है वो एक कॉइन ऐसा है जिसमें क्या है, 2 हेड्स हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई, PH/E1 विच इज इक्वल्स टू 1। और सेकंड क्या है मेरे पास, 75% ऑफ अ 22 वाले जो कॉइन है उसमें 75% है हेड की कंडीशन, तो वो क्या होगा, PH/E2 विच इज इक्वल्स टू 75%, मतलब 75/100 विच इज इक्वल्स टू 3/4। अब नेक्स्ट देखिए, वन ऑफ द थर्ड कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उसमें देखिए थर्ड कॉइन जो है उसकी कितनी बार बात की गई है, 2 बार ही बात की गई है ना। जो थर्ड कॉइन है वो क्या है, बाइज्ड है, बाइज्ड मतलब 2 टाइम्स है ना, बाइज्ड मतलब तुम्हारा 2 टाइम्स ही होता है। तो उसने ये कहा है कि आपका जो पहला कॉइन था वो क्या था, 3 कॉइन में से था, दूसरा कॉइन था वो बाइज्ड था, थर्ड कॉइन क्या है आपका अनबाइज्ड है। उस अनबाइज्ड में से आपकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो
कॉइन हमने टॉस किया वो हेड आए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वन ऑफ द थर्ड कॉइन। थर्ड कॉइन की बात की जा रही है, थर्ड कॉइन जो है वो कितने में है, 2 में ही कंसिडर्ड होगा ना, क्योंकि उसने बोला ना बाइज्ड कॉइन में हमारी चीज़ें चल रही हैं, तो 2 कॉइन्स में हमारा कंसिडर्ड होगा। 2 कॉइन में से एक हमारा हेड आता है, एक हमारा टेल आता है, तो थर्ड में भी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, राइट। सिर्फ पहली ही प्रोबेबिलिटी है जिसमें दोनों साइड में हेड आएगा, बाकी सब में प्रोबेबिलिटी है कि हमारा हेड जो है वो एक ही टाइम आएगा। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है इवन। इवन क्या था हमारे पास, इवन वो था जिसमें हेड जो है वो दोनों फेस पे था, तो वही हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पी इवन अपॉन एच विच इज इक्वल टू पी इवन पी एच अपॉन इवन अपॉन पी इवन पी एच अपॉन इवन प्लस पी ई टू पी एच अपॉन ई टू प्लस पी ई थ्री पी एच अपॉन ई थ्री। इसमें हम सारी की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो देखिए पी ई अपॉन एच विच इज इक्वल्स टू 1/3 मल्टीप्लाई विथ 1, 1/3 मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई विथ 3/4 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई विथ 1/2। सॉल्व करेंगे 1/3 अपॉन 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6 विच इज इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे क्या आएगा 12, अपर साइड में क्या रहेगा 4 प्लस 3 प्लस 2, इनको ऐड करेंगे तो टोटल क्या आएगा हमारे पास 9/12। डिवाइड की कंडीशन में मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, 1/3 मल्टीप्लाई विथ 12/9, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा, तो हमारा आंसर क्या आ गया 4/9। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर 2000 स्कूटर ड्राइवर 4000 कार ड्राइवर। एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसमें 2000 स्कूटर ड्राइवर हैं, 4000 कार ड्राइवर्स हैं और 6000 जो है वो क्या है ट्रक ड्राइवर्स हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट्स आर 0.01। ये किसकी प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी हमारी स्कूटर से है। सेकंड क्या है 0.03, ये किसकी प्रोबेबिलिटी है हमारी, ये प्रोबेबिलिटी हमारी कार से है। और थर्ड क्या है 0.15, ये प्रोबेबिलिटी किसके लिए, ट्रक के लिए रिस्पेक्टिवली। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विथ एन एक्सीडेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो क्या है हमारे पास स्कूटर ड्राइवर, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें बोली गई है। क्वेश्चन में क्या दिया एक बार फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन में हमें 3 वैल्यूज गिवन है। पहला उसने कहा कि हमारे पास 2000 स्कूटर ड्राइवर्स हैं, 4000 कार ड्राइवर्स हैं एंड 6000 हमारे पास ट्रक ड्राइवर्स है। उसमें से एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी स्कूटर के साथ कितनी है 0.01 और कार के साथ कितनी है 0.03 और ट्रक के साथ कितनी है 0.15। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो जो एक्सीडेंट हुआ उसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि वो क्या हुआ हमारे पास स्कूटर ड्राइवर के द्वारा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम स्कूटर को किससे डिनोट करेंगे E1 से, जो कि क्या है 2000। कार को किसको डिनोट करेंगे E2 से, जो कि क्या है 4000। ट्रक को किससे डिनोट करेंगे E3 से, विच इज इक्वल्स टू 6000। देन द टोटल ड्राइवर्स कितने हमारे पास 1200 हैं। लेट आर या इवेंट ऑफ एक्सीडेंट, आर क्या है हमारे पास वो इवेंट है जो एक्सीडेंट को डिनोट कर रहा है। पी E1 विच इज इक्वल्स टू 2000 अपॉन 12,000 विच इज इक्वल्स टू 1/6। पी E2 विच इज इक्वल्स टू, ये किसके लिए, ये स्कूटर के लिए, कार के लिए, किसके लिए ट्रक के लिए। स्कूटर के लिए कितना था 2000 था और कार के लिए कितना है 4000, तो 4000 अपॉन 12,000 विच इज इक्वल्स टू 1/3। पी E3 किसके लिए हमारे पास, ये ट्रक के लिए, जो कि कितना है 6000 अपॉन 12,000, 6000 अपॉन 12,000 विच इज इक्वल्स टू 1/2। ये वैल्यूज आ गई हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन में हमें वैल्यू गिवन है किसके लिए, एक्सीडेंट के लिए, वो कितनी है पी आर अपॉन E1 विच इज इक्वल्स टू 0.01 अपॉन 100 विच इज इक्वल्स टू 1/100। पी आर अपॉन E2 विच इज इक्वल्स टू 0.03 अपॉन 100 विच इज इक्वल्स टू 3/100। पी आर अपॉन E3 विच इज इक्वल्स टू 0.15 अपॉन 100 विच इज इक्वल्स टू 15/100। प्रोबेबिलिटी किसके लिए फाइंड करें, स्कूटर के लिए। स्कूटर कैसे डिनोट किया था E1 से, तो इसलिए हम लिखेंगे पी E1 अपॉन आर विच इज इक्वल्स टू पी E1 मल्टीप्लाई विथ पी आर अपॉन E1 अपॉन पी E1 पी आर अपॉन E1 प्लस पी E2 पी आर अपॉन E2 प्लस पी E3 पी आर अपॉन E3। ये किसके लिए स्कूटर के लिए, ये किसके लिए कार के लिए और ये किसके लिए है ट्रक के लिए। वैल्यूज को पुट कर दीजिए। 1/6 मल्टीप्लाई विथ 1/100 अपॉन 1/6 मल्टीप्लाई विथ 1/100 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई विथ 3/100 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई विथ 15/100। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/600। सिमिलर 1/600 प्लस 3 से 3 कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा 1/100। एंड यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है हमारे पास 15/200। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है 1/600 अपॉन 1 + 6 + 45 अपॉन 600 डिवाइड में मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। 1/600 मल्टीप्लाई विथ 600 अपॉन 52। 600 से 600 कट गया, आंसर क्या आया 1/52। यहाँ तक क्लियर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नंबर 8 है हमारे पास, अ फैक्ट्री हैज़ 2 मशीन्स। एक फैक्ट्री है जिसमें कितनी मशीन्स है, 2 हैं, ए और बी।
पास्ट रिकॉर्ड शोज दैट, जो उसका पास्ट का रिकॉर्ड है वो क्या शो करता है कि मशीन ए प्रोड्यूस 60% ऑफ द आइटम, मशीन ए जो है वो 60% आइटम्स को प्रोड्यूस करती है आउटपुट, एंड मशीन बी प्रोड्यूस 40%, मशीन ए 60% प्रोड्यूस करती है और मशीन बी जो है वो कितना आउटपुट देती है हमको 40% देती है। फैदर 2% ऑफ द आइटम produced by machine A and 1% of item produced by machine B were defective, जहाँ पे हमारे पास क्या है defective terms है कितनी, all the items are put into one stock pill and then one item is chosen at the random from this and is found to be defective। उसने ये कहा कि हमें जो प्रोडक्ट्स हमारे पास जितने भी हैं, जितने भी आइटम्स हैं, उसमें से जब उसने कोई भी स्टॉक में से कोई भी आइटम पिक किया, कोई एक ही आइटम उसने जब चूज़ किया तो वो क्या निकला, गलती से वो निकला डिफेक्टिव निकला। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ द प्रोड्यूस्ड बाय द मशीन बी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो डिफेक्टिव आइटम है वो किस में से निकला, मशीन बी में से। ये हमको फाइंड करना है कि वो जो डिफेक्टिव आइटम है वो किस में से हो, मशीन बी में से। इतना समझ में आ गया कि हमको फाइंड क्या करना है। अब देखिए, लेट मशीन ए विच इज़ इक्वल्स टू E1, मशीन ए जो है उसको हम डिनोट कर रहे हैं E1 से, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई, कितने आइटम्स वो बना रहा है, 60% आइटम वो बना रहा है, मशीन बी 40% बना रहा है। लेट द आर इज़ द डिफेक्टिव इवेंट, जो डिफेक्टिव इवेंट है उसको हमने किससे डिनोट कर दिया, आर से डिनोट कर दिया। PE1 विच इज़ इक्वल टू 60/100 विच इज़ इक्वल्स टू 3/5, PE2 विच इज़ इक्वल्स टू 40/100 विच इज़ इक्वल्स टू 2/5। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। अब यहाँ पे देखिए, पी आर अपॉन E1 विच इज़ इक्वल्स टू 2/10, पी आर अपॉन E2 विच इज़ इक्वल्स टू 1/100। फॉर्मूला क्या देखना है हमें कि वो प्रोबेबिलिटी जो है वो किस में से हो, E2 में, मशीन बी में से हो। मशीन बी मतलब E2, तो इसलिए हम E2 की प्रोबेबिलिटी देखेंगे, पी E2 अपॉन आर विच इज़ इक्वल्स टू पी E2 विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ पी आर अपॉन E2 अपॉन पी E1 पी आर अपॉन E1 प्लस पी E2 पी आर अपॉन E2। वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 2/5 मल्टीप्लाई विथ 1/100 अपॉन 35, 3/5 मल्टीप्लाई विथ 2/100 प्लस 2/5 मल्टीप्लाई विथ 1/100। सॉल्व करेंगे, 2/500 अपॉन 6/500 प्लस 2/500। सॉल्व करेंगे, 2/500 अपॉन 8/500। अभी किसकी कंडीशन में, डिवाइड की कंडीशन में, किस में चेंज कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में। 2/500 मल्टीप्लाई विथ 500/8, 500 से 500 कट गया, क्या आया 2/8, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 1/4। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की साइड। Two groups are competing for the position on the board of director of a corporation. The probability that the first and the second group will be win 0.6 and 0.4। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी जो विन करने की है वो 0.6 है, सेकेंड प्रोबेबिलिटी जो विन करने की है ग्रुप की वो कितनी है, 0.4 है रिस्पेक्टिवली। फैदर इफ द फर्स्ट ग्रुप विन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इज 0.7। अगर फर्स्ट ग्रुप जीत जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी हमारी न्यू प्रोडक्ट की, वो रहेगी हमारे पास 0.7। एंड करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी इज 0.3 इफ द सेकेंड ग्रुप विन्स। अगर सेकेंड ग्रुप विन होता है तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड वॉज बाय द सेकेंड ग्रुप। तो जो न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है, सेकेंड ग्रुप के द्वारा हुआ है। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे दो ग्रुप हमें गिवन है, उसमें से ये बोला गया है कि फर्स्ट ग्रुप जो है वो अगर विन होता है तो उसको इतना प्रोडक्ट मिलेगा, और अगर सेकेंड ग्रुप जो है वो विन होता है तो हमें ये बोला है कि आपको इंट्रोड्यूस कराना है कि वो जो सेकंड ग्रुप है उसकी वैल्यू कितनी है, जो हमारे फर्स्ट ग्रुप में प्रोबेबिलिटी आई है उतनी हमारे पास सेकंड ग्रुप की जो है इंट्रोड्यूसिंग प्रोबेबिलिटी होगी प्रोडक्ट की। समझ में आ गया। यहाँ प्रोडक्ट की बात की जाइए, प्रोडक्ट किस में देखना है हमें, सेकंड ग्रुप में देखना है, ये प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। लेट ग्रुप 1 विच इज इक्वल्स टू E1 विच इज इक्वल्स टू 0.6, group 2 which is equals to E2 which is equals to 0.4। let R is a event for the new product। R क्या है हमारा इवेंट है, किसके लिए, न्यू प्रोडक्ट के लिए। उसने कहा ना कि आपको जो सेकंड ग्रुप है वो क्या हो, न्यू प्रोडक्ट को फॉर्म करे, ऐसी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। PE1 which is equals to 0.6, PE2 which is equals to 0.4, then PR upon E1 which is equals to 0.7 and PR upon E2 which is equals to 0.3। हमें सेकंड ग्रुप की बात करिए, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, E2 फाइंड करना है। तो देखिए PE2 upon R which is equals to PE2 multiply with PR upon E2 upon PE1 multiply with PR upon E1 plus PE2 multiply with PR upon E2। इन सब की वैल्यू में पता है हमें पुट कर देनी है। 0.4 मल्टीप्लाई विथ 0.3 अपॉन 0.6 मल्टीप्लाई विथ 0.7 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई विथ 0.3।
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 0.12 अपॉन 0.42 प्लस 0.12 विच इज इक्वल्स टू 0.12 अपॉन 0.54। पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास 12/54, कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2/9। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। इसमें बस ये बोला गया था कि आपको सेकेंड ग्रुप जो है उसमें से फाइंड करना है कि नेक्स्ट जो न्यू प्रोडक्ट्स बनेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। जो न्यू प्रोडक्ट बनने वाले हैं वो सेकेंड ग्रुप से ही बनेंगे और वो क्या बनेंगे, कितने बनेंगे, इसके बारे में पूछा गया था बस। नंबर 10 है आपका, सपोज अ गर्ल थ्रोज अ डाइस। एक गर्ल ने एक डाई को थ्रो किया। इफ़ शी गेट्स अ 5 और 6, अगर उस जब डाई को उसने थ्रो किया तो उसमें 5 और 6 आया। शी टॉस्ड अ कॉइन, तो उसने एक कॉइन को टॉस किया 3 टाइम्स। उसने एक कॉइन को 3 टाइम टॉस किया। कब टॉस किया उसने, जब उस लड़की ने डाई थ्रो करी। डाई थ्रो करने पे 5 और 6 आया, तब उसने एक कॉइन को 3 बार टॉस किया। एंड नोट्स द नंबर ऑफ द हेड, और उसने नंबर ऑफ हेड को नोट किया। इफ़ शी गेट्स 1 2 3 4, और अगर उसने डाई में 1 2 3 4 पाया तब वो क्या करेगी, शी टॉस्ड अ कॉइन वंस, तो वो एक ही बार कॉइन को टॉस करेगी। एंड नोट दैट वेदर अ हेड और टेल इज ऑब्टेन, और नोट करेगी कि टेल आया है या फिर हेड आया है। इफ़ शी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, अगर वो एग्जैक्टली 1 हेड ऑब्टेन करती है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रोज 1 2 3 4 और 1 2 3 4 विद द डाई, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो है कॉइन के साथ ही थ्रो हुआ है डाई की, ये हमको फाइंड करना है। बेसिकली हमें ये बोला गया है कि इफ़ शी ऑब्टेन्स एग्जैक्टली 1 हेड, अगर वो एग्जैक्टली 1 हेड ऑब्टेन कर रही है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो डाई में उसने 1 2 3 4 थ्रो किया था वो करेक्ट नंबर से थ्रो हो रहा है। ठीक है, इवन हम डाई के लिए डिनोट करेंगे और इसी डाई को थ्रो करने पे हमारा कॉइन का भी फंक्शन आ जाएगा। तो देखिए, गर्ल थ्रो अ डाई, इफ शी गेट्स अ 5 और 6 द शी टॉस्ड अ कॉइन 3 टाइम्स। अगर एक लड़की है, उसने डाई थ्रो करा, अगर 5 6 आता है तो वो कॉइन को 3 बार टॉस करती है। लेट इवन द इवेंट ऑफ डाई, इवन जो है वो इवेंट ऑफ डाई है क्या, 1 2 3 4, इसी की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है 1 2 3 4 की। सेकेंड इवेंट क्या है हमारे पास, E2 विच इज इक्वल्स टू डाई 5/6, 5 एंड 6 के लिए यहाँ पे बात की जाएगी E2 के लिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। लेट H इज द इवेंट फॉर द हेड, और H क्या है, इवेंट फॉर द हेड है, बिकॉज लास्ट में उसने बोला है ना कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एग्जैक्टली 1 हेड हो। तो E1 इक्वल टू 4/6 विच इज इक्वल्स टू 2/3। ये देखो ना, 1 2 3 4 है ना, और टोटल कलेक्शन कितना है 6 का है, तो 4/6 विच इज इक्वल्स टू 2/3। PE2 कितना है, PE2 क्या है हमारे पास, इवेंट ऑफ अ डाई, जो कि क्या है 5 और 6, दो ही नंबर है तो आ जाएगा हमारे पास 2/6 विच इज इक्वल्स टू 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड E1 विच इज इक्वल्स टू 1/2, है ना। हेड की प्रोबेबिलिटी एक कॉइन में कितनी होती है, एक हेड और एक टेल। सेकंड उसने क्या कहा है, जो प्रोबेबिलिटी सेकंड के लिए किसकी रहेगी, जब डाई जो है वो वापस से थ्रो करी जाए, कॉइन जो है वो वापस से थ्रो किया जाए। 1 2 3 4, जब 1 2 3 4 है तब एक कॉइन को 1 बार ही उछाला गया है, 1 बार ही टॉस किया गया है। लेकिन जब 5 और 6 रहता है तब एक कॉइन को कितनी बार उछाला गया था, 3 टाइम्स उछाला गया था ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, PH/E2 विच इज इक्वल्स टू 3/8, बिकॉज कॉइन कितनी बार उछाला गया था, 3 बार उछाला गया था। हमारा फॉर्मूला क्या है, PE1/H विच इज इक्वल्स टू PE1 विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ PH/E1 अपॉन PE1 मल्टीप्लाई विथ PH/E1 प्लस PE2 मल्टीप्लाई विथ PH/E2। यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे, 2/3 मल्टीप्लाई विथ 1/2 अपॉन 2/3 मल्टीप्लाई विथ 1/2 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई विथ 3/8। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/3 अपॉन 1/3 प्लस 1/8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका एलसीएम लीजिए, 1/3 अपॉन 8 प्लस 3 अपॉन 24, इसका एलसीएम 24 ही आना है, और ऊपर क्या आएगा 8 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू, इसका टोटल कलेक्शन कितना होगा हमारे पास, 8 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 11। अब ये टर्म किस में है, डिवाइड में, किस में चेंज कर देंगे, मल्टीप्लाई में। तो 1/3 मल्टीप्लाई विथ 24/11, इसको इससे काटेंगे कितना आएगा 8 सा। आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 8/11। आई होप क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको क्लियर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के पास। नंबर 11 है आपका, अ मैन्युफैक्चरर्स हैज़ 3 मशीन्स ऑपरेटर्स ABC। एक मशीन ऑपरेटर है, कितने ABC हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरेट होने के लिए। द फर्स्ट ऑपरेशन A प्रोड्यूस्ड 1% डिफेक्टिव। जो A प्रोडक्ट है, फर्स्ट ऑपरेटर जो है उसमें A प्रोडक्ट जो है वो 1% है डिफेक्टिव के लिए, डिफेक्टिव आइटम्स को वो प्रोड्यूस कर रहा है। Whereas the other two products B and C produce 5% and 7% defective.
फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो 1% डिफेक्टिव आइटम्स को बना रहा है, और जो बी और सी हैं वो 5% एंड 7% डिफेक्टिव आइटम को प्रोड्यूस कर रहे हैं रिस्पेक्टिवली। ए इज़ ऑन द जॉब फॉर द 50% ऑफ द टाइम। जो आपका ए है इज़ द जॉब फॉर द 50% ऑफ द टाइम, एंड बी इज़ ऑन द जॉब फॉर द 30% ऑफ द टाइम, एंड सी इज़ ऑन द जॉब फॉर द 20% ऑफ द टाइम। A defective item is produced. What is the probability that it was produced by A? जो डिफेक्टिव आइटम्स हैं उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो किस में से प्रोड्यूस हुए हों? ए प्रोडक्ट में से प्रोड्यूस हुए हों। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। लेट द थ्री मशीन्स, machine A which is denoted by E1 which is equals to 50%, machine B which is denoted by E2 which is equals to 30%, machine C which is equals to E3 which is equals to 20%. R is the event for the defective item. R क्या है? हमारे पास वो event है जो किसको डिनोट कर रहे हैं? डिफेक्टिव आइटम को डिनोट कर रहे हैं। हमें क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? हमें फाइंड करनी है कि वो प्रोबेबिलिटी आप बताइए कि जो डिफेक्टिव आइटम है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किए गए हों? ए मशीन के द्वारा प्रोड्यूस किए गए हों, ये हमको फाइंड करना है। पी ई वन विच इज़ इक्वल्स टू 50%, 50% का मतलब 50/100 विच इज़ इक्वल्स टू 0.5। पी ई टू विच इज़ इक्वल्स टू 30% विच इज़ इक्वल्स टू 30/100 विच इज़ इक्वल्स टू 0.3। सिमिलरली पी ई थ्री विच इज़ इक्वल्स टू 20% विच इज़ इक्वल्स टू 20/100 विच इज़ इक्वल्स टू 0.2। यहाँ तक सबको क्लियर है? इसके बाद देखिए पी आर अपॉन ई वन विच इज़ इक्वल्स टू 1% विच इज़ इक्वल्स टू 1/100 विच इज़ इक्वल्स टू 0.01। पी आर अपॉन ई टू, ये सारे किसके लिए? डिफेक्टिव के लिए है ना, कि ए मशीन ए कितना डिफेक्टिव प्रोड्यूस करती है, मशीन बी और मशीन सी। तो मशीन बी कितना प्रोड्यूस करती है? 5%, मतलब 5/100 विच इज़ इक्वल्स टू 0.05। एंड पी आर अपॉन ई थ्री विच इज़ इक्वल्स टू 7% विच इज़ इक्वल्स टू 7/100 विच इज़ इक्वल्स टू 0.07। यहाँ तक क्लियर है? हमें किसके लिए फाइंड करना है? मशीन ए के लिए। तो पी ई वन अपॉन आर विच इज़ इक्वल्स टू पी E1 multiply with PR upon E1 upon PE1 multiply with PR upon E1 plus PE2 PR upon E2 plus PE3 PR upon E3। इसमें आपको वैल्यूज़ को पुट करना है, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। 0.5 multiply with 0.01 upon 0.5 multiply with 0.01 plus 0.3 multiply with 0.05 प्लस 0.2 मल्टीप्लाई विथ 0.07, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.005 अपॉन 0.005 प्लस 0.015 प्लस 0.014। इसको सॉल्व करते हैं तो 0.005 अपॉन इसको ऐड कर दिया 0.034, पॉइंट हटाया, आंसर क्या आया? 5/34। समझ गए? इतने प्रोडक्ट्स जो है वो मशीन ए प्रोड्यूस करती है डिफेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, अ कार्ड फ्रॉम अ 52, जो एक कार्ड है वो पैक ऑफ 52 कार्ड्स में से है, इज़ लॉस्ट। कोई भी एक कार्ड 52 पैकेट ऑफ कार्ड में से लॉस हुआ है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी बोथ आर डायमंड्स। 2 कार्ड उसमें से निकाले गए हैं और फाउंड हुआ कि वो दोनों कार्ड्स जो है वो क्या है? आपके डायमंड है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड्स बीइंग अ डायमंड। आप फाइंड कीजिए वो प्रोबेबिलिटी कि जो लॉस्ट कार्ड हुआ था पहले भी वो क्या था? हमारे पास डायमंड था। तो देखिए, लेट द इवेंट फॉर द डायमंड कार्ड किससे डिनोट कर रही हूँ मैं? E1 से। द इवेंट नॉट अ डायमंड, ये किससे डिनोट कर रही हूँ? E2 से। टोटल कार्ड कितने हमारे पास? 52 हैं। लेट आर बी द इवेंट फॉर द 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। हमारा इवेंट क्या है कि 2 कार्ड्स जो है वो क्या हुआ है? ड्रॉन किए गए, निकाले गए हैं। पी E1 विच इज़ इक्वल्स टू, आपके टोटल डायमंड कार्ड कितने होते हैं? 13 होते हैं, तो 13/52 विच इज़ इक्वल्स टू 1/14। अब इन 13 में से हम माइनस करेंगे 52 को, तभी हमें पता चलेगा ना कि वो क्या कार्ड क्या है हमारे पास? नॉट डायमंड है। उस कार्ड के अंदर डायमंड एक भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे? 52 में से 13 को माइनस करेंगे। जब 52 में से 13 को माइनस करेंगे तो बचे हुए कार्ड्स कितने होंगे? 39 होंगे, जो कि क्या होंगे? डायमंड नहीं होंगे। एक कार्ड जो है E1 किससे डिनोट कर रहा है? द कार्ड ऑफ द प्रोबेबिलिटी फॉर अ डायमंड, जो कि डिनोट हो रहा है E1 से। इसलिए हमारे पास डायमंड कलेक्शन कितने होते हैं? 13 होते हैं एक पैकेट ऑफ कार्ड के अंदर। तो 13/52 लिखा, कट किया तो 1/4 आया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास?
P विथ E2। E2 क्या है? नॉट अ डायमंड। नॉट अ डायमंड मतलब जो कार्ड का पैकेट है उसमें से डायमंड को हटा दो, तब जाके ना हमें पता चलेगा कि इस कार्ड में से कोई भी डायमंड नहीं है। तो हम 52 में से 13 को माइनस करेंगे, कितने बच रहे हैं हमारे पास? 39 कार्ड बच रहे हैं, और ये 39 कार्ड्स क्या है? नॉट अ डायमंड। 39/52 कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 3/4 आएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस्ट कार्ड इज डायमंड। वो प्रोबेबिलिटी की लॉस्ट कार्ड जो है वो क्या है? डायमंड ही है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। तो PR/E1 विच इज इक्वल्स टू, टोटल कार्ड हमारे पास कितने हैं? 13 है ना। डायमंड के टोटल कार्ड कितने होते हैं हमारे पास? 13 होते हैं। उसमें 2 कार्ड उसने लॉस किए हैं, 2 कार्ड ही लॉस हुए हैं ना। तो 2 कार्ड पहले 13 में से एक कार्ड माइनस होगा, वो प्रोबेबिलिटी होगी कि डायमंड है। तो एक कार्ड टोटल में से माइनस होगा, एक कार्ड किस में से माइनस होगा? डायमंड में से माइनस होगा। तो 12/51। फिर एक और कार्ड, क्योंकि 2 कार्ड लॉस हुए हैं ना, 2 कार्ड लॉस हुए हैं तो दोनों में से माइनस होने एक एक। तो यहाँ पे देखो 13 - 1 विच इज इक्वल्स टू 12/51। एंड नेक्स्ट क्या है हमारे पास? 12। 13 में से 1 गया तो 12 ही आया। अब 12 में से भी एक कार्ड लॉस हो रहा है, डायमंड की कार्ड में से लॉस हो रहा है ना, तभी तो वो हमारा डायमंड निकलेगा। तो 12 - 1, तो यहाँ पे 12 - 1 कितना हो गया? 11। तो 11/50 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 22/425। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन का ये वाली जो पार्ट है वो थोड़ा समझ में नहीं आया, एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए PR/E1, E1 किसके लिए? कि कार्ड जो है हमारा वो क्या रहेगा? डायमंड रहेगा। बट हमें क्या फाइंड करना है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस्ट कार्ड इज डायमंड। जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमको कि जो लॉस्ट कार्ड था वो क्या था? डायमंड था। तो यहाँ पे लॉस्ट कार्ड कितने हैं? 2 लॉस्ट कार्ड है ना, 2 ही कार्ड जो है वो ड्रॉन किए गए हैं और लॉस है। तो यहाँ पे वो फाइंड किस में से करने हैं? डायमंड में से। डायमंड का टोटल कलेक्शन कितना होता है? 13 होता है। उन डायमंड के टोटल कलेक्शन में से 2 कार्ड्स को हमें ड्रॉन करना है। तो पहले हम 13 में से 1 माइनस करेंगे तो 12/51, क्योंकि टोटल में से भी तो एक घटेगा ना। जब डायमंड में से एक घट रहा है तो टोटल में से भी एक घट रहा है, कॉमन सेंस है ये, है ना। तो 12/51 मल्टीप्लाई विद, अब 12 में से भी एक कार्ड जाएगा, क्यों? क्योंकि कितने कार्ड ड्रॉ करने हैं? 2 कार्ड ड्रॉ किए गए हैं। तो यहाँ पे एक 12 में से जाएगा, 12 में से 1 गया तो क्या है अपने पास? 11। सिमिलरली नीचे में से भी एक कार्ड जाने वाला है, तो 11/50 सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया। इतना क्लियर हो गया ना आपको? अब यही प्रोबेबिलिटी किसके लिए देखते हैं? PR/E2 के लिए। PR/E2 विच इज इक्वल्स टू 13/51 मल्टीप्लाई विथ 12/50। अब यहाँ पे 13/51 मतलब को क्या हुआ कि पहले हमने ये कंसिडर किया कि हमारा कोई कार्ड लॉस हुआ नहीं डायमंड में से, और दूसरी क्या प्रोबेबिलिटी है कि डायमंड में से ही एक कार्ड लॉस हुआ है। ठीक है, दोनों कंडीशन। एक हमने मान लिया कि दोनों के दोनों कार्ड क्या थे? डायमंड थे। एक हमने मान लिया है कि एक कार्ड डायमंड था, एक कार्ड डायमंड नहीं था लॉस वाले में से। इसलिए हमने पहले लिखा 13/51 और दूसरा लिखा 12/50, क्योंकि टोटल में से तो एक घटा ही है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है कि एक कार्ड, मैंने ये बोला कि डायमंड में से नहीं घटा है, लेकिन घटा तो है ही ना। तो एक 50 होगा, 52 में से 1 घटेगा तो 51 आएगा ना। तो इसलिए यहाँ पे 13/51 मल्टीप्लाई विथ 12/50। एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे हमारे पास टोटल कलेक्शन बोला गया नॉट अ डायमंड के लिए देखा जाएगा। तो देखो पहली प्रोबेबिलिटी है कि डायमंड में से कोई भी कार्ड लॉस नहीं हुआ है। डायमंड में से लॉस नहीं हुआ है ना, बट टोटल कलेक्शन में से तो लॉस हुआ है, क्योंकि इसने बोल ही दिया कि 2 कार्ड को क्या किया है? ड्रॉन किया गया है। तो हमने पहले मान लिया कि वो जो कार्ड ड्रॉन किया गया है वो किस में से नहीं है? डायमंड में से नहीं है। डायमंड में से नहीं है तो 13 ऊपर आएगा, अपॉन में 52 रहता है ना टोटल कलेक्शन, लेकिन हमारा एक कार्ड तो ड्रॉन हुआ ही है ना, तो 51 आ जाएगा। इसके बाद डायमंड में से हम मान लेते हैं कि जो सेकंड कार्ड है वो डायमंड है। पहला कार्ड जो है लॉस हुआ वो डायमंड नहीं है, लेकिन सेकंड कार्ड जो लॉस हुआ है वो डायमंड है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? इसमें से 1 माइनस हुआ तो 12/50। सॉल्व किया तो क्या आ गया? 26/425। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। हमें क्या फाइंड करना है? हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो लॉस्ट कार्ड है वो क्या है हमारे पास? डायमंड है, मतलब E1 फाइंड करना है। तो P(E1)/R विच इज इक्वल्स टू P(E1) मल्टीप्लाई विथ PR/E1 अपॉन P(E1) मल्टीप्लाई विथ PR/E1 प्लस P(E2) मल्टीप्लाई विथ PR/E2। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, तो बेसिक फॉर्मूला है, इसमें वैल्यूज़ को पुट किया जाएगा। तो देखो 1/4 मल्टीप्लाई विथ 22/425 अपॉन 1/4 मल्टीप्लाई विथ 22/425 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई विथ 26/245। इसको सॉल्व करेंगे 11/950 अपॉन 11/950 प्लस 3 × 13 मल्टीप्लाई विथ 2 × 425। सॉल्व कीजिए 11/950, सेम चीज़ यहाँ पे, प्लस इसको सॉल्व करेंगे 13 का 3 से मल्टीप्लाई 39 एंड 425 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 950। इसका एलसीएम लेते हैं 11/950 अपॉन 11 प्लस 39 अपॉन 950। अब देखिए 11/950 अपॉन 50/950, इसको हम सॉल्व करेंगे, डिवाइड में है मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे।
11/950 मल्टीप्लाई विथ 950 अपॉन 50, ये इससे कट गया। आंसर क्या है हमारे पास 11/50। मतलब जो लॉस्ट कार्ड की प्रोबेबिलिटी है कि वो डायमंड है वो कितनी आ गई हमारे पास, इतनी आ गई। क्लियर हो गया ये आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो आपका एमसीक्यू है। प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रुथ, वो प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो ए जो है वो हमेशा ट्रुथ बोलता है, कितनी है 4/5। अ कॉइन इज टॉस, तो एक कॉइन जो है वो टॉस किया गया, उसके बाद जो ट्रुथ बोलता है उसकी प्रोबेबिलिटी 4/5 है। उसके बाद एक कॉइन टॉस हुआ है। अ रिपोर्ट दैट अ हेड अपीयर, और रिपोर्ट मतलब हमें ये पता चला है कि क्या अपीयर हुआ है, हेड अपीयर हुआ है कॉइन को टॉस करने पे। द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअल देयर वॉज अ हेड इज, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सच में ही हेड अपीयर हुआ था। यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ए जो है वो हमेशा ट्रुथ बोलता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 4/5 है। उसके बाद उसने एक कॉइन को टॉस किया। रिपोर्ट ऐसा कहती है कि जब हमने कॉइन को टॉस किया तो हमारे पास क्या आया, हेड आया, लेकिन हमको प्रोबेबिलिटी बोली गई है कि हमें फाइंड करना है कि वो सच में ही हेड अपीयर हुआ था। ओके, ये हमको फाइंड करना है। तो देखिए, लेट E1 एंड E2 इवेंट फॉर द हेड एंड टेल। E1 और E2 जो है क्या है, प्रोबेबिलिटी है हेड और टेल के लिए। लेट आर इज द इवेंट फॉर द रिपोर्ट ए फॉर हेड, की रिपोर्ट ए जो है वो क्या फॉर्म कर रही है, हेड को फॉर्म करेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअल देयर वॉज अ हेड, कि वहाँ सच में ही हेड आया था। तो PE1 विच इज इक्वल्स टू 1/2। दो ही कंडीशंस होती हैं, हेड एंड टेल एक कॉइन के अंदर। तो यहाँ पे हमने बोला कि एक क्या कंडीशन है हमारे पास, कि हाँ एक हेड है और एक टेल है। सिमिलरली यहाँ पे भी कि पहली कंडीशन हमारे पास क्या है, हेड है, सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास, टेल है। ऐसी प्रोबेबिलिटी होती है जब भी हम कॉइन की बात करते हैं। इसके बाद देखिए, ट्रुथ के लिए हमें बोला गया था कितना 4/5, तो PR/E1 विच इज इक्वल्स टू 4/5, ये किसके लिए, ट्रुथ के लिए है। अब यहाँ पे ट्रुथ के अलावा अगर हम लाई की बात करें, एक तो वो सच बोल रहा है, एक कंडीशन रहेगी ना वो झूठ बोल रहा है। तो हम सच की, जैसे हम बोलते हैं ना सक्सेस और अनसक्सेस, अभी क्वेश्चन किया ना इससे पहले, सक्सेस और अनसक्सेस, या फिर डिफेक्टिव जो हमारी चीज़ें रहती हैं, डिफेक्टिव रहती है और परफेक्ट रहती है, तो उसके बारे में हमने देखा था ना। तो वैसे यहाँ पे कि ट्रुथ बोलने के लिए कितना है 4/5 और लाई बोलने का कितना है 1/5। अब आप बोलोगे मैम हमें कैसे पता चलेगा कि जो लाई बोलने वाला पर्सन है वो सिर्फ एक ही है, क्योंकि यहाँ पे ट्रुथ बोलने वाले पर्सन तो 4 है। ट्रुथ बोलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है 4/5 है, तो लाई बोलने की प्रोबेबिलिटी 1/5 कैसे हुई, क्योंकि बच्चों उसने क्या बोला है कि ए स्पीक्स ट्रुथ इज 4/5, ए जो स्पीक करता है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी मेरे पास 4/5 है। उसके बाद एक कॉइन टॉस हुआ है, एक कॉइन टॉस हुआ है मतलब कोई एक ही इंसान रहा होगा और वो इंसान झूठ बोल रहा है सच, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें नहीं पता है। बट अगर हमें सच का बोला गया तो सामने दूसरा इंसान जो है वो क्या झूठ ही बोलेगा, इसलिए हमारी दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/5 हो गई, किसके लिए, झूठ बोलने के लिए। इतनी चीज़ क्लियर हो गई ना। इसके बाद देखिए, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि वो जो कॉइन अपीयर हुआ था, जो कॉइन टॉस हुआ था, उसमें क्या अपीयर होना चाहिए, हेड अपीयर होना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। हेड के लिए क्या डिनोट हुआ था E1 और टेल के लिए हम डिनोट करते थे E2। तो यहाँ पे हमारी हेड की बात हो रही है, तो PE1/R विच इज इक्वल्स टू PE1 PR/E1 अपॉन PE1 मल्टीप्लाई विथ PR/E1 प्लस PE2 मल्टीप्लाई विथ PR/E2। हमारे पास वैल्यूज पुट कर दीजिए, 1/2 मल्टीप्लाई विथ 4/5 अपॉन 1/2 मल्टीप्लाई विथ 4/5 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई विथ 1/5। सॉल्व करते हैं, 2/5 अपॉन 2/5 प्लस 10, 2/5 अपॉन 4 प्लस 1/10 विच इज इक्वल्स टू 2/5 मल्टीप्लाई विथ 10/5। यहाँ पे देखिए 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा और 5 2 2 ज़ा कितना होता है 4 अपॉन में कितना है 5। तो हमारा जो आंसर करेक्ट है वो कौन सा ऑप्शन है, ए। क्लियर हो गया किस तरीके से फाइंड करेंगे ये क्वेश्चन में वैल्यूज़ को। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इफ ए एंड बी आर टू इवन सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। यहाँ पे बोला गया है कि ए और बी हमारे पास दो इवेंट है, उसमें ए जो है वो क्या है, बी का सबसेट है, एंड पी बी इज नॉट इक्वल्स टू 0, और पी बी जो है वो क्या है 0 के इक्वल नहीं है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इन चारों में से कौन सा करेक्ट है ये हमको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें पी ए अपॉन बी विच इज इक्वल्स टू पता है क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। सिमिलरली यहाँ पे पी ए अपॉन बी को हम इस तरीके से भी लिखते हैं, पी ए अपॉन पी बी, बिकॉज ये कंडीशन भी वेरीफाइड है, ये कंडीशन भी वेरीफाइड है, प्रोबेबिलिटी में इंट्रोडक्शन में क्लियर किया गया है। गिवन क्या गिवन है कि ए जो है वो क्या है बी का सबसेट है, और पी बी भी जो है वो क्या है नॉट इक्वल टू 0 है। और यहाँ पे देखिए, अगर ए जो है वो बी का सबसेट है तो इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, बिकॉज अगर ये इसका सबसेट है तो इनका इंटरसेक्शन ए के ही इक्वल होगा, ए के ही सारे एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट है ना, तो इनका इंटरसेक्शन ए ही आएगा। ये चीज़ तो नॉर्मल है। इसके बाद देखिए, पी
ए अपॉन बी विच इज इक्वल्स टू पी ए। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इनका जो प्रोबेबिलिटी है अपॉन वाला वो भी किसके इक्वल है, पी ए के इक्वल है। दैट क्लियरली मीन्स दैट पी ए अपॉन बी विच इज ग्रेटर एंड इक्वल टू पी बी। कोई भी नंबर अगर किसी के इक्वल है तो वो ग्रेटर और इक्वल टू दोनों प्रोबेबिलिटी को वेरीफाई करता है। मतलब ये कंडीशन वेरीफाइड है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आ गया? बच्चों को यहाँ से कंफ्यूजन हो जाता है। ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ये चीज़ें आपने क्लास 11th में सेट के चैप्टर में पढ़ी है कि कोई भी किसी का सबसेट कब होता है, जब उसके सारे एलिमेंट्स जो है वो सामने वाले के एलिमेंट के अंदर होते हैं, तभी वो उसका क्या होता है, सबसेट होता है। तो उसने बोला कि ए जो है वो बी का सबसेट है। ए अगर बी का सबसेट है, इसका क्लियर मीनिंग है कि बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसमें ए के एलिमेंट इंक्लूडेड हैं। तो उसका इंटरसेक्शन जब हम फाइंड करेंगे तो वो ए ही आएगा। और अगर उसका इंटरसेक्शन ए के इक्वल है तो पी ए अपॉन बी को भी हम पी ए लिख सकते हैं। ऐसे क्या लिखते हैं, पी बी भी इसमें लिखते हैं ना, लेकिन हम दोनों को किसके इक्वल मान लेंगे, पी ए के ही इक्वल मान लेंगे। इसका मीनिंग ये है कि पी ए अपॉन बी जो है वो क्या है, ग्रेटर और इक्वल है किसके, पी ए के है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।